जब मुगल आए थे तो भी इस ज़मीन ने, हरियाणा और पंजाब ने जो है उनका सामना किया था। उससे पहले अंग्रेज़ आए थे, वो भी नहीं जीत पाए थे इस एरिया से। लेकिन इनको मालूम है इनको बर्बाद करने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहले इनके बच्चों को ज़मीन से इनका मोह तोड़ो, तो उन पढ़ाई के नाम पे उनको शहर भेजो। अब जो बच्चे आ गए थे, अभी कोई बच्चा है यूपी बिहार से पढ़ने के लिए आया था बढ़िया कॉलेज में दिल्ली, वापस गया ही नहीं अपने गाँव। मेधा में गांव से निकला हुआ करनाल डिस्ट्रिक्ट टॉपर, अपने गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ आदमी बाहर निकला तरक्की के नाम पे, आज तक वापस गया ही नहीं। हरियाणा और पंजाब के जो बच्चे हैं नौजवान, उनको बाहर भेजने पे लगे पड़े हैं। पीछे से माँ बाप अकेले हैं, उनकी जमीनों को हथियाने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और रही सही कसर जो है नशा कर देगा। रही सही कसर जो है इस एरिया को बदनाम करने के लिए क्या गेम चल रहा है। इस एरिया में कौन कौन है, सिख हैं और जाट बाहुल्य क्षेत्र है ये, जो लड़ने वाली लड़ाका कौम, जो सबसे ज्यादा लड़ाका बोला जाता है। इसमें यूपी का पश्चिमी एरिया, पंजाब का एरिया और हिमाचल का एरिया, ये सॉरी हरियाणा का एरिया, ये 3 एरिया हैं। इन तीनों एरिया को ये लोग खालिस्तान के नाम पे बदनाम कर रहे हैं। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज। आज देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है तो जीएसटी के साथ में टैक्स सरकार वसूल रही है। तो ऐसे में सरकार टैक्स वसूलने के बाद जो आम जनता को सुविधाएं देनी है, सुविधाएं देने की बजाय वो दुविधा दे रही है। तो ऐसा क्यों? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हम देवेंद्र बलारा जी से जानेंगे कि देवेंद्र जी बताएं कि किस प्रकार से आज महंगाई बढ़ रही है, लोग खामोश हैं और सरकार दुविधा पे दुविधा देती जा रही है और लोग शांति से घर बैठे हैं। क्या कहना है आपका? इसमें कुलदीप जी एक चीज़ में मेरा मतभेद है आपसे कि लोग शांत हैं। दरअसल लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो अपने ही परिजनों के, अपने दोस्तों के बीच बोल रहे हैं। वो सड़क पर आकर नहीं बोल रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है। वो टीवी पर बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि टीवी वो नहीं दिखा रहा है जो उनकी समस्या है। उनको बोलने के लिए कोई स्पेस ही नहीं मिल रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके मतलब छदम मुद्दों के पीछे छुपकर तो चल रही है, जैसे वो महंगाई पर बोल रही है, लेकिन वो ये नहीं बता रही है कि ये महंगाई जानबूझकर की जा रही है। वो जीएसटी पर तो बोल देंगे कि आप जीएसटी पर टैक्स लगा देगा, लेकिन ये क्यों नहीं बताते हो कि जीएसटी को कॉन्सेप्ट लाने वाली तो वही सरकार थी जो आज जीएसटी के विरोध में खड़ी है। तो आप किसके कहने से लेकर के आए थे जीएसटी, ये बताइए। और आज जब पहली बार जब पेट्रोल और डीजल को जीएसटी से बाहर करके महंगा किया जा रहा था रोज की रोज, तब आप कहां थे चुप, तो वो ये बताइए। असल में लोगों के पास बोलने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था और इसीलिए है भी नहीं फिलहाल तक। अभी मैं आपको बताऊं, जैसे हमने जब जनता सरकार मोर्चा बनाया तो पूरे स्टेट की अब जब हम मीटिंग करेंगे तो हर गांव से मुद्दों को उठाया जाएगा और बताया जाएगा। अभी फिलहाल लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं, हर मुद्दे पर लिख रहे हैं, लेकिन सड़क पर उतरने की थोड़ी हिम्मत कम हो पा रही है क्योंकि रोजी रोटी और एक बीमारी के डर में और एक प्रोपेगेंडा में और रोज की रोज कोई ना कोई चीज ऑनलाइन करने के चक्कर में इनको इतना उलझा दिया गया है बेचारों को। ऊपर से रोज का 1-2 जीबी दे करके उन नौजवान बच्चों को घरों में कैद कर दिया गया है कि हर बच्चा, अगर आप जाएंगे तो मोबाइल पर ऐसे लगता हुआ नजर आता है। 4 दोस्त बैठे हों मार्केट के अंदर तो भी वहाँ यही होता है कि 1 आदमी 2 आदमी तो उसमें मोबाइल पे ही लगे होते हैं। तो ये जो बीमारी दी गई है हम लोगों को, इन बच्चों को, आने वाली जनरेशन्स को, इससे पार पा करके जब समझ में आएगा, लोग उतरेंगे सड़कों पर। बहुत जल्दी देश के अंदर एक बड़ी क्रांति होने वाली है। हम महसूस कर रहे हैं इस बात को कि लोग धीरे धीरे संगठित हो रहे हैं और ये जान रहे हैं कि जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया था, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, जिन संगठनों के ऊपर, जिन नेताओं के ऊपर, जिनको अपना हीरो बनाया था, चाहे कोई खिलाड़ी हो, चाहे कोई बॉलीवुड का हीरो हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हो, आप देखिए एक भी आदमी उनके साथ बोलने के लिए उनके साथ नहीं खड़ा है। तो आज उनकी पोल पट्टी खुल रही है और उनको लग रहा है कि हमारे लिए कौन बोले। इस डर में वो थोड़ा सा उस डर के साए में जी रहे हैं। और जिस दिन उनका ये डर खुल गया, जिस दिन उनको ये पता चल गया कि आपके बोले बिना काम नहीं चलेगा, उसी दिन देश के अंदर नई क्रांति की शुरुआत एकदम तय है। देवेंद्र जी, आप कहते हैं कि एक जरिया नहीं है, चाहे टेलीविज़न को लीजिए या फिर मोबाइल को लीजिए, लेकिन हम पिछले दौर में जाते हैं जब ना टेलीविज़न था, ना किसी के पास मोबाइल था। जब भी कुछ गलत होता था तो कहीं ना कहीं उसकी गूंज सड़कों पे होती थी। लोहिया साहब भी कहते थे, वो खैर बेशक से सांसदों के लिए कि आवारा हो जाएंगी संसद अगर सड़कें वीरान होंगी। तो आज वही सड़कें वीरान हैं।
क्या है कि आप देखिए उस दौर में जब चर्चाएं होती थी तो पंचायतों में, बैठकों में और जो सामूहिक जगह होती थी वहाँ होती थी। दूसरा, वो दौर जो था वो समाज ने अपने लिए तय किया हुआ था कि समाज अपने आप तय करता है कि उसको किस तरह का समाज चाहिए, उसको किस तरह की व्यवस्था चाहिए। उस दौर में तो पुलिस का गांव में आते हुए डर लगता था पुलिस वालों को। अगर किसी के गांव में किसी के घर पुलिस आ गई तो ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्यों? क्योंकि पंचायतें अपना न्याय व्यवस्था संभालती थी और खाप का एक ऑर्डर था, गांव का अपना एक ऑर्डर था, अपना एक तरीका था। उस तरीके से वो जी रहे थे। गुलामी के दौर में भी गांव आज़ाद थे क्योंकि खाने के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं थे, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं हो रही थी, आपकी न्याय व्यवस्था अपने हाथ में थी। इन्होंने सबसे पहले उसी ऑर्डर को तोड़ा। आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ पंचायती फैसले होते थे वहाँ वहाँ ये चीज़ चली कि उन फैसलों को तोड़ा गया। पंचायतों के अंदर गंदे, लिच्चड़, वाहियात और मतलब लुच्चे लफंगों को घुसाया गया। और खास तौर पे बड़ी, छोटी से बड़ी पंचायत, आपका पंचायत मेंबर हो, चाहे सरपंच हो, चाहे सबसे बड़ी पंचायत संसद हो, वहाँ सभी गुंडों और पूंजीपतियों और लुच्चे लफंगों और बलात्कारियों को ले जाया गया। और ये काम सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने किया। ये बाकायदा तयशुदा कार्यक्रम के तहत करके उस पूरी व्यवस्था को ध्वस्त किया गया। कहाँ वहाँ क्या होता था, एक आदमी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो बैठक में, पंचायत में बैठ के चर्चा होती थी, भाई आज इसके साथ गलत हुआ है, कल को तुम सब के साथ होगा, तो यहीं पर रोक देना पड़ेगा इस चीज़ को। और इस बात को समझा उन लोगों ने और उसके ऊपर उन्होंने वहीं अंकुश लगा दिया। लेकिन धीरे 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 ऐसे लोगों को इन्होंने व्यवस्था के अंदर घुसा दिया जो लोग एकदम लिच्चड़ हुआ करते थे, और उन लोगों ने व्यवस्था की और न्याय की बात करनी बंद कर दी और अपने व्यक्तिगत फायदों की बात करने लग गए। और जिस तरह का राजा होता है उसी तरह की फिर प्रजा होती है, जैसा उनका नेता होता है वो लोग भी फिर वैसा ही सोचना शुरू कर देते हैं। तो पूरी योजनाबद्ध तरीके से सोच को खराब किया गया है। उस सोच को दोबारा बिल्डअप करने का काम जनता सरकार मोर्चा कर रहा है। हम लोग लगे हुए हैं लोगों को ये समझाने में कि आपकी व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी, अपने बच्चों के लिए आपको ही घर से बाहर निकलना पड़ेगा और आपको ही अपने आप जिम्मा उठाना पड़ेगा। तो वो जिम्मेदारी लेने की बात जिस दिन लोगों को समझ आ गई उस दिन लोग आएंगे सड़कों पर, डेफिनेटली आएंगे। देवेंद्र जी, जिम्मेवारी की बात कर रहे हैं तो जिम्मेवारी को लेकर के मैं एजुकेशन पर आता हूँ। एक शिक्षक होता है जो अपने बच्चों को यानी कि पढ़ाता है और उनको दिशा निर्देश दे करके एक समाज का निर्माण करता है। लेकिन अब जो एक शिक्षक है उसकी भूमिका को ख़त्म किया जा रहा है, यानी कि अब डिजिटल पढ़ाई होगी, शिक्षक की ज़रूरत नहीं होगी। तो बिना शिक्षक की कैसी शिक्षा? जब लॉकडाउन आया था ना, उस वक्त लॉकडाउन आते ही और स्कूलों की शिक्षा के ऊपर और बच्चों की शिक्षा पे हाहाकार मचने लगा, तो ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म्स बने और कुछ एप्लीकेशंस आई और लोगों ने उनको इंस्टॉल करना शुरू किया। मैंने अपने बच्चे को बोला, मेरा बेटा उस वक्त क्लास 9th में था, तो मैंने उसे कहा एक काम करना विनी, मैं खुश होऊंगा अगर तुम फेल हो जाओगे बिना पढ़े, तो किताब से ही पढ़ना है, ऑनलाइन नहीं पढ़ना है। लेकिन अटेंडेंस मांगती है मैम, तो स्कूल में तो उधर सैनिक स्कूल में था वो करवा दिया था। मैंने कहा एक काम करते हैं, तुम इसको चला करके छोड़ दो लैपटॉप पे, मोबाइल तो इस्तेमाल करता नहीं है वो, तो इसको इसके ऊपर कंप्यूटर के ऊपर चला के छोड़ दो इसे, और इसकी तरफ देखना नहीं है, तुम उधर जाके बैठ के अपना काम करो, चलता रहेगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। और उसने ऐसा ही किया। एक दिन भी उसने ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करी और मैंने उसे कभी नहीं कहा कि तुम्हें करनी है। कारण क्या है कि शिक्षक की भूमिका को, शिक्षक को कोई भी एप्लीकेशन रिप्लेस नहीं कर सकती, कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकता। ये जो ड्रामा चल रहा है ना, ये वर्चुअल रियलिटी की तरफ लेके जाने की तरफ जा रहे हैं ये लोग। पहले ऑनलाइन और उसके बाद वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी की अगर आप सर्च कीजिए वर्चुअल रियलिटी को, आपके मुंह पर एक आपने वो देखा होगा ना, कई जगह पे 7D 5D की कुछ ऐसी वो तस्वीरें और वीडियोस होती हैं, वो आंखों पे आपके एक चश्मा सा लगा देते हैं और आपको एक कुर्सी पे बैठा देते हैं, तो जैसा उसमें चल रहा होता है वैसी हिल रही होती है वो कुर्सी और आपको सच में डर लग रहा होता है। जैसे सिनेमा में ये चीज़ें, सिनेमा में इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं 5D 7D, वो वर्चुअल रियलिटी है एक्चुअली। उसमें आपको ऐसा लगता है जैसे सच्ची में आप वहाँ पर हो, जैसे आप सच्ची में उसका हिस्सा हो। तो आने वाले वक्त में आपको क्लासरूम वर्चुअल रियलिटी के लेके आ रहे हैं। तो बच्चा घर के अंदर वो लगा के बैठा, जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि
आपकी मूवमेंट को भी ये लोग रिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं। तो आपको घर बैठे पढ़ाई कैसे देंगे? वर्चुअल रियलिटी वाला वो लगाइए वीआर, और उससे आप फील करिए, आप इंग्लैंड घूम लिए, आप अमेरिका घूम लिए, वो सारा एकदम एकदम ओरिजिनल है वहाँ पर। और टीचर भी ऐसा लगेगा कि वो सामने पढ़ा रहा है और क्लास में बैठे हो, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी कुर्सी, आप अपनी मर्जी से बेंच बदल भी सकते हो वहाँ पर, आप जहाँ मर्जी बैठिए क्लास के अंदर, आपको फील होगा कि आप क्लास में बैठे हैं और टीचर आपको समझा रहा है। मतलब वो लेवल लेकर के आ रहे हैं ये लोग, जो कि बहुत खतरनाक है। आपके जब मैं बता रहा था आपको लॉकडाउन वाला जो सीन बता रहा था, तो जब पहला महीने 2 महीने के बाद में एक सेमिनार हुआ, ऑनलाइन जूम मीटिंग हुई, और उसमें कुछ लोगों को बुलाया गया, उधर से मुझे भी इनविटेशन आया कि आपको भी अपने विचार रखने हैं। 7-8 लोग थे शिक्षाविद अपने आप को कहने वाले, सब ने ये कहा नहीं ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छी है, नहीं तो बच्चों का कितना बड़ा नुकसान हो जाता। अब मुझे तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मालूम था। मैंने कहा भाई तुम लोग ये जो कह रहे हो ना ऑनलाइन बहुत अच्छी है, ये आने वाले 2 साल 4 साल तक नहीं बंद होने वाले हैं, ऑनलाइन के नाम पे चलता रहेगा। तुम्हारे सारे प्राइवेट स्कूल बिक करके बड़ी एजेंसियां ले जाएंगी और सरकारी स्कूलों को भी, सरकारी स्कूल कैसे बेच देंगे? मैं कहा देखना तुम थोड़े दिनों में, और थोड़े दिनों में लाल डोरा तोड़ करके सरकारी नहीं स्कूलों को बेच देगी। आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जिस प्रकार से अब एक नया फैसला सरकार का आया है, 1100 रुपये तो सरकार देगी प्राइवेट स्कूलों को, और सरकारी स्कूल में दाखिला लेने के लिए 500 रुपये देना पड़ेगा। यानी कहीं ये उसी का हिस्सा तो नहीं है। मैं यही बात आपको कह रहा था कि जब मैं इस बात को अपने आप कहता, अगर आप नहीं पूछते तो, लाल डोरा तोड़ा, लाल डोरा टूटते ही मेरी पहला कमेंट मेरे फेसबुक पर था कि अब आपकी सारी सामूहिक जमीनें सरकार बेचने वाली है। अब बेचेगी कैसे सरकार? सरकार तो मालिक नहीं है, क्योंकि गांव की जो पंचायत की जमीन थी, जो स्कूल है पंचायत की जमीन पे था या किसी ने दान दे रखा था। शामलात भी, जंगल भी, जोहड़ भी, और बणी जो गांव के चारों तरफ होती है। अभी एक ऑर्डर आया है कि जितनी शामलात की जमीनें हैं वो सरकार की है, और सरकार उसको अब हथियाने में लगी है। यस यस यस, अभी तो सरकार के नाम रजिस्ट्री करवाएंगे वो लाल डोरा। लाल डोरा तोड़ने के पीछे खेल ही ये था मेरे दोस्तों, कि पहले क्या था, आपका घर बेघर नहीं कर सकते आपको, क्योंकि गाँव में रजिस्ट्री होती नहीं थी। रजिस्ट्री नहीं होती थी तो आपके घरों पे लोन नहीं होते थे। जमीनों से तो निकाल देंगे आपको, गाँव से कैसे निकालेंगे? गाँव से तो निकालने का कोई तरीका नहीं था। तो पहले लाल डोरा तोड़ा गया, उसमें रजिस्ट्रियां चालू की गई। अब रजिस्ट्रियों के नाम पर आपकी मालिकाना हक हो गए, और जिस चीज की रजिस्ट्री नहीं हुई है वो जमीन सरकार कब्जा करेगी उसके ऊपर, और उसके बाद आपकी घरों पे आपको लोन दिए जाएंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में आपके सोने पर भी लोन होगा, आपके डंगरों पर भी लोन होगा, आप कुर्सी मेज पर भी लोन ले पाओगे, आप घड़ी पे पंखे पे लोन ले पाओगे, आप अपने घर में रखी हर चीज पे लोन लोगे। सोना पे तो अभी भी है बहुत लोन, आपकी प्रॉपर्टी पे, बाकी चीजों पे भी है, डंगरों पे भी है, ट्रैक्टर पे भी है, आप दोबारा से लोन ले सकते हो। आपको लोन दे करके आपकी कमाइयां खत्म करी जाएंगी, और फिर आपको इन प्रॉपर्टियों से हाथ धोना पड़ेगा। अभी ये जो गेम चल रहा है ना, कारी मोद में कल मीटिंग है बारडा में, उस मीटिंग 7 तारीख है कल, सॉरी 5 तारीख है कल ना, 5 तारीख को मीटिंग है, हाँ। और उस मीटिंग के अंदर ये तय होगा कि वो जो ज़मीन है शामलात की, वो किसी भी कीमत पर गांव नहीं छोड़ने वाले हैं। ये अभी ये गड़बड़ी में है, इनको नहीं मालूम है भाई। जब मुगल आए थे तो भी इस ज़मीन ने, हरियाणा और पंजाब ने जो है उनका सामना किया था। उससे पहले अंग्रेज़ आए थे, वो भी नहीं जीत पाए थे इस एरिया से। लेकिन इनको मालूम है, इनको बर्बाद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इनके बच्चों को ज़मीन से इनका मोह तोड़ो, तो उन पढ़ाई के नाम पर उनको शहर भेजो। अब जो बच्चे आ गए थे, अभी कोई बच्चा है यूपी बिहार से पढ़ने के लिए आया था बढ़िया कॉलेज में दिल्ली, वापस गया ही नहीं अपने गाँव। मैं गांव से निकला हुआ, करनाल डिस्ट्रिक्ट टॉपर, अपने गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ आदमी बाहर निकला तरक्की के नाम पे, आज तक वापस गया ही नहीं। इसी तरह से कोई और निकला गांव से कह के तरक्की के नाम पर, वापस कोई गया ही नहीं, क्योंकि ज़मीन से तोड़ने थे बच्चे, तोड़ दिए। उसके बाद कुछ और ज़मीन से तोड़ने थे तो बाहर भेजो, पैसा वहाँ मिलेगा, विदेशों में भेजो। अब हरियाणा और पंजाब के जो बच्चे हैं नौजवान, उनको बाहर भेजने पे लगे पड़े हैं। पीछे से माँ बाप अकेले हैं, उनकी ज़मीनों को हथियाने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और रही सही कसर जो है नशा कर देगा, रही सही कसर जो है इस एरिया को बदनाम करने के लिए क्या गेम चल रहा है। इस एरिया में कौन कौन है? सिख हैं, और जाट बाहुल्य क्षेत्र है ये, जो लड़ने वाली लड़ाका कौम, जो सबसे ज़्यादा लड़ाका बोला जाता है। इसमें यूपी का पश्चिमी एरिया, पंजाब का एरिया और हिमाचल का एरिया, ये सॉरी हरियाणा का एरिया, ये 3 एरिया हैं। इन तीनों एरिया को ये लोग खालिस्तान के नाम पे बदनाम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में इसी एरिया को ये लोग
ये लोग गेम गेम तहत, पूरा गेम प्लान के तहत इसी एरिया को अलग थलग कर देंगे पूरे देश से। पूरा देश का आदमी को बचाने वाले ये कौम और ये एरिया था, और इसी एरिया को तोड़ने का गेम चल रहा है। बलारा साहब, अब खालिस्तान के अलावा एक मुद्दा और उठने लगा है जो कि ग्रेटर है मेरे ख्याल से जाटलैंड के नाम से सुनने में। मैं वही कह रहा हूं ना, इसको ये कहीं पर जाटलैंड के नाम से बदनाम करेंगे, जो जाट आंदोलन भी इसलिए किया गया था कि बदनाम करे जाए किसी तरह जाटों को। सिखों को बदनाम करने के लिए खालिस्तान आंदोलन के नाम पे बदनाम किया जा रहा है। यूपी वाले आदमी, क्योंकि इन लड़ने वाली जो 3 इलाके मैंने बताए आपको, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये 3 लोग हैं जो दिल्ली को घेर सकते हैं। ये 3 इलाके हैं, इन्हीं को बदनाम करना है, तभी तो पूरा देश कटेगा ना इन लोगों से। ये लोग जब तक खड़े हैं ना, इनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर धराशायी होने वाला है। यहीं से फिर उठेंगे, फिर क्रांति उठेगी, फिर दिल्ली को घेरेंगे, फिर अपने कब्जे वापस लेंगे। ये लाल डोरा जो तोड़ा था, इसको वापस उसी पोजीशन पर लाना पड़ेगा लोगों को, नहीं तो तुम्हारी जमीनें, तुम्हारे घर, तुम्हारी दौलत, तुम्हारे बच्चे सब बर्बाद होने वाले हैं, कुछ नहीं रहने वाला। बलारा साहब, जनसंख्या को लेकर के मेरा क्वेश्चन है। एक तरफ आपके मैं कई वीडियो देखता हूं तो जनसंख्या को, इनके जिस प्रकार से मृत्यु दर है वो बढ़ी है, तो दूसरी तरफ जनसंख्या को रोकने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। तो किस तरह से ये क्या खेल है? क्यों बना रहे हो जनसंख्या को रोकने के लिए? जनसंख्या तो यार हमारी पूंजी है। 135 करोड़ लोग, मतलब 135 करोड़ दिमाग और 270 करोड़ हाथ। यार इतने हाथ और इतने दिमाग जिस देश के पास हो, वो क्या नहीं कर सकता। माँ के लिए उसकी संतान कभी बोझ नहीं होती, बच्चे कभी जमीन के लिए बोझ नहीं होते। 800 करोड़ की पॉपुलेशन है इस धरती की इस वक्त, 800 करोड़, और इस धरती की कैपेसिटी है 2400 करोड़ की पॉपुलेशन को सहन करने की। यानी मौजूदा व्यवस्था में 3 गुना जनसंख्या, और 3 गुना हो जाए अगर जनसंख्या, तो भी इस धरती के ऊपर बोझ नहीं बनेगी। दिक्कत कहां आती है? संसाधनों का बेमेल तरीके से बंटवारा, कि एक आदमी के पास तो 500-500 एकड़ जमीन है, एक आदमी के पास तो 1000-1000 एकड़ जमीन है, एक आदमी के पास, बेचारे के पास रहने के लिए 50 गज की जमीन नहीं है। झगड़ा वहां शुरू होता है। वहां पे शुरू होता है कि एक आदमी के घर में तो 10 गाड़ियां चल रही हैं, दूसरा आदमी के पास साइकिल भी नहीं है, एक आदमी के पास तो मतलब इतना कबाड़ चल रहा है। अभी एक एक घर 5-5 हजार करोड़ का घर बनता है क्या कोई? आपने नोटिस नहीं किया गया कि आपके घर के ऊपर हेलीपैड बन रहा है, आपके घर का बिजली का बिल आपका 3-4 लाख रुपए महीने का आ रहा है, तो मतलब आप कितना संसाधनों का इस्तेमाल बेमतलब में कर रहे हो। तो मतलब बेवकूफ़ों की तरह इतने 100 एकड़ में मकान बना लिया, ठीक है, इतनी गाड़ियाँ रखी हैं, फिर भी सूखी रोटी खा रहे हो, फिर भी आप दाल पानी पी रहे हो, फिर भी आप अपने गाँव अपने बगीचे की सब्जी खा रहे हो। तो भाई इतना सारा प्रोपेगेंडा क्यों रचा था? अगर आपने यही सब करना था तो आम इंसान को क्यों नहीं जिंदा रहने देते? असली जो झगड़ा ये है। दूसरा, जनसंख्या को कंट्रोल करना हो चाहे जनसंख्या को कम करना हो, इस सारे के सारे गेम के लिए ही ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चल ही रहा है। इसके लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ, ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा तो वीडियोज़ उठ जाएंगी आपकी। फिलहाल अभी आपको इतना ही समझना पड़ेगा कि जनसंख्या को बोझ कहने वाले बेवकूफ़ों को ये बताना है कि जो आदमी ये कहता हो कि जनसंख्या कम होनी चाहिए, उसको सबसे पहले खुद फांसी लेकर और अपने परिवार को मारकर इसमें शुरुआत करनी चाहिए। अदरवाइज तुम कौन होते हो किसी को बताने वाले कि जनसंख्या कम कहाँ से होगी? ये कई लोग हम कहते हैं ना कि यार ये इससे ना लोग बहुत मर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि अच्छा हुआ जनसंख्या कम। अरे भाई, तो तुम कौन होते हो? कोई और कौन होता है उसको कम करने वाला? जनसंख्या बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। और उस दूसरी बात एक होती है, आपको साइकिल समझने की देर होती है। आप देखिएगा, हमारे जो पुरखे थे, यानी मेरे दादाजी थे, उनकी संतानें थी, मेरे दादाजी की 8 संतानें थी, मेरे पापा और ही मतलब, और फिर मेरे पापा की 5 संतानें हैं हम, और मेरे एक ही संतान है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो कम हो रही हैं ऑलरेडी। तो एक टाइम आएगा जब हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अगले 20-30 साल में, जो 5-5 थे, जो 8-8 थे, वो जा चुके होंगे। तो ऑलरेडी जनसंख्या 1/5 अपने आप हो जाएगी, 20-30-50 करोड़ हमारे इंडिया में रह जाएंगे। वो ऑलरेडी कम होएगी। जब हमें आदमियों की जरूरत पड़ेगी हम फिर पैदा कर लेंगे, जब हमें नहीं जरूरत पड़ेगी हम कम कर लेंगे। संसाधनों की व्यवस्था बनाना इंपॉर्टेंट होता है। तो जिस आदमी को वो व्यवस्था बनानी ना आती हो ना, वो इस्तीफा दे के अपने घर पे बैठे। अदरवाइज ये बकवास करने की जरूरत नहीं है कि जनसंख्या ज्यादा है। तो देवेंद्र जी ने यानी कि साफ साफ शब्दों में बता दिए है कि किस प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के एक बेवकूफ़ी फैलाई जा रही है। तो इसके अलावा और विषयों के ऊपर भी बड़ी यानी कि अपनी बातों को रखा और बताया। आपको समझने की ज़रूरत है ताकि आपका जो देश और समाज
बच सके। आप मुझे दें इजाज़त। जिंदाबाद।